पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय के बारे में बात करें हम यहाँ पर, यानी पाश्चात्य समाजशास्त्री का एक परिचय लेते हैं। समाजशास्त्र को कभी कभी क्रांति के युग की संतान भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ है और लगभग विगत 300 वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तनों ने वहां के लोगों के विगत 300 वर्षों में क्रांतिकारी परिवर्तनों ने वहां के लोगों के जीवन को निर्णायक रूप से बदल दिया है। समाजशास्त्र के आबुद्ध में तीन क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हाथ है: ज्ञानोदय और वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। इस प्रक्रिया ने केवल यूरोपीय समाज को ही पूरी तरीके से नहीं बदला, बल्कि यूरोप के संपर्क में आने के कारण पूरे विश्व को ही परिवर्तित किया है। इस अध्याय में तीन महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के मुख्य विचारों पर प्रकाश डाला जाएगा। यह है कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खाइम और मैक्स वेबर। समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा के धारक के नाते इन्होंने इस विषय की नींव रखी है। इनके विचार और सोच आधुनिक परिवेश में ही प्रासंगिक है। बेशक इनके सिद्धांतों की आलोचना हुई है और इसमें समय के साथ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं, क्योंकि समाज के बारे में बनी अवधारणाएं स्वयं अपने सामाजिक परिवेश में भी प्रभावित होती हैं। अतः हम अपनी चर्चा को उन परिस्थितियों से प्रारंभ करते हैं जिसमें समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। समाजशास्त्र के संदर्भ की बात करें, यूरोप का आधुनिक युग और आधुनिकता की वे तमाम अवस्थाएं जो आज हमारे लिए सहज स्वाभाविक बन चुकी है, यह सब तीन मुख्य प्रक्रियाओं की देन है। ये है ज्ञानोदय और विवेक का युग, यानी एंज ऑफ सीजन, फ्रांसीसी क्रांति में निहित राजनीतिक संप्रभुता की खोज और अधिक उत्पादन की यह व्यवस्था जिसका उद्घाटन पश्चिमी यानी औद्योगिक क्रांति से हुआ है। क्योंकि इस विषय पर पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में चर्चा की जा चुकी है, अतः यहाँ हम केवल इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बौद्धिक परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ज्ञानोदय की बात करें, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 18वीं शताब्दी के पश्चिम यूरोप के संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए एवं मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ है। ज्ञानोदय और प्रबोधन के नाम से जाने गए एक नए दर्शन ने यहाँ एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशिष्टता का दर्जा दिया गया है। विवेकपूर्ण व आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने मनुष्य को अपनी ही नजर में हमेशा के लिए बदल दिया है। एकल मानव अब व्यक्ति बन गया है और एक ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। और इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया है जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते हैं। जो इस काबिल नहीं समझे गए हैं उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि आदि मानव या फिर बर्बर मानव कहा गया है। क्योंकि मानव समाज मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसका युक्ति संगत विश्लेषण संभव है और इस प्रकार के विश्लेषण के सहारे एक समाज में रहने वाले लोग दूसरे समाज को भी समझ सकते हैं। युक्ति संगत को मानव जगत की पारिभाषिक विशिष्टता का स्थान दिया जा सके, इसके लिए प्रकृति, धर्म, संप्रदाय और देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य है। आधुनिक युग के आने से पहले मानव जगत को जानने समझने के लोग इन्हीं पर निर्भर थे। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदय और प्रबोधन मात्र की एक संभावना से वास्तविक यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें आज हम धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी सोच की संज्ञा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, फ्रांसीसी क्रांति ने व्यक्ति और राष्ट्र राज्य के स्तर पर सामाजिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों को समानता पर बल दिया है और जन्मजात यानी जन्म के आधार पर प्राप्त होने वाले विशेष अधिकारों को वैधता पर प्रश्न उठाया है। इससे व्यक्ति को धार्मिक और जमींदारी संस्थाओं के अत्याचारी शासन से मुक्त किया, जो फ्रांस की क्रांति के पहले वहां अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। किसानों की जो अधिकतर शर्त यानी मजदूरी या कृषिदास थे, कुलीन वर्गों के जागीरदारों के चंगुल से आजाद करवाया गया। अधिकांश करों को रद्द कर दिया गया जो किसान जागीरदारों और चर्च और धार्मिक संस्थानों को दिया करते थे। गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हकों और अधिकारों के धारक बने और उन्हें कानूनी और राजकीय संस्थाओं के समक्ष समानता का अधिकार भी प्राप्त हुआ। राज्य को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सम्मान करना पड़ा और राजकीय कानून किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकता।
राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र और सार्वजनिक घरवार द्वारा संचालित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। सार्वजनिक व घरेलू क्षेत्रों की मर्यादा के अनुकूल कौन से सामाजिक संस्थानों और गतिविधियां इन विषय पर नई मान्यताएं और नए विचार कायम हुए हैं। उदाहरण के तौर पर धर्म और परिवार का अधिकांश भाग अब घरेलू और व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुकूल माना गया है, जबकि शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा और विद्यालय शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र में लायक माना गया है। ध्यान रहे कि फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक युग के पहले शिक्षा घरेलू और व्यक्तिगत विषय था, इसमें राज्य की कोई खास भूमिका नहीं थी। दूसरी तरफ धार्मिक व राजकीय संस्थान मिले जुले थे और परिवार आज से कहीं ज्यादा सार्वजनिक है। साथ ही राष्ट्र राज्य का भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है। अब इसे एक ऐसी प्रभुता संपन्न हस्ती माना जाता है जिसके पास एक केंद्रीकृत शासन तंत्र है। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आधुनिक राज्य के नए नारे बने हैं। औद्योगिक क्रांति की बात करें, आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई है, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई है। इसके दो प्रमुख पहलू थे। पहला, विज्ञान और तकनीक का औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित प्रयोग, विशेषकर नई मशीनों का आविष्कार और ऊर्जा के नए साधनों का औद्योगिक कामों में उपयोग। दूसरा, औद्योगिक क्रांति से श्रम और बाजार को नए ढंग से बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए गए। जैसा कि पहले देखने में नहीं आया था कि नई मशीनों की स्पिनिंग जेनी नाम की सूत काटने वालों ने औद्योगिक उत्पादकता को बेशुमार रूप से बढ़ाया है। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोतों ने, जैसे कि भाप से चलने वाले इंजन के विभिन्न स्वरूप, उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया है। इन्हीं प्रक्रियाओं ने विशाल कारखानों की नई औद्योगिक व्यवस्था से अधिक उत्पादन यानी बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण को जन्म दिया है। अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाजारों के लिए किया जाने लगा है। इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल भी दुनिया भर से प्राप्त किया जाने लगा है और इस प्रकार बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग पूरी दुनिया में छा गए हैं। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुए हैं। शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग को उन विस्थापित लोगों से पूरा किया जाए जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ काम की तलाश में शहर आकर बस गए थे। कम तनख्वाह मिलने के कारण उनकी जीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थिति में काम करना पड़ता है। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद की है। कस्बे और छोटे छोटे शहर जनसंख्या निवास के मुख्य स्थान बने हैं। वहां ऊंच नीच की विषमताओं को बटा विशाल जनसमूह में थोड़े मगर सघन आबादी के भीड़भाड़ भरे इलाके में रहने लगा है। अमीर व शक्तिशाली लोग शहरों में रहने लगे हैं, लेकिन साथ ही मजदूर वर्ग के गरीब लोग भी उन्हीं शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों वाले गंदी बस्तियों में रहते हैं या फिर रहने को विवश हैं। आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राज्य तंत्र की स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियां व व्यवसायों पर नियंत्रण और सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक सामूहिक विषयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी है। इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को एक नई प्रकार की जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई है। एक नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान और विशेषकर समाजशास्त्र जैसी नई विद्याओं के अभ्युदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभ से भी समाजशास्त्री विचार मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। इसके कारण विद्वानों ने इस विषय पर विवाद है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। अनुभव को आधार बना करके सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिक विचार विमर्श तभी संभव हुआ है जब आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई है। किसी भी समाज को समझने का आधार वहां की राज्य द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचना बनी जो उनके सामाजिक शाखाओं में देखरेख करती है। समाजशास्त्री सिद्धांत इसी चिंतन मनन का परिणाम है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि कार्ल मार्क्स ने 5 मई 1818 को फ्रांसिया यानी जर्मनी के राइनलैंड नामक प्रांत में जन्म लिया और संपन्न उदारवादी वकील के पुत्र थे। 1834 से 1836 में बॉन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। उसके पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन, जहां युवा हेंगेलियन से प्रभावित हुए। 1841 में जैना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट का शोध पत्र प्राप्त किया। 1843 में जेनी वॉन वेस्टनफेलन से विवाह कर पेरिस में बस गए थे। 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल से मुलाकात और जीवन पर्यंत मित्र बने रहे। 1847 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन के द्वारा उनके संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों को दस्तावेज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया और यह मार्क्स और एंगल्स के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया और इसका प्रकाशन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1948 के नाम से हुआ। 1849 में देश निकाला, मृत्यु पर्यंत इंग्लैंड से में निवास किया। 1852 में दी एंटीथ ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट का प्रकाशन।
1859 में दी कंट्रीब्यूशन टू दी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन, 1867 में कैपिटल प्रथम खंड प्रकाशित, 1881 में जेनी वॉन वेस्टरफेलन की मृत्यु और 1883 में मार्क्स का निधन और लंदन हाईगेट सेमेंट्री में ये दफनाए गए थे। फिर हम बात करें, कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, परंतु देश से निकाल जाने के कारण उन्होंने अपना अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताया है। उसके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से भी निकाल दिया गया। दार्शनिक न होते हुए भी उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वे एक सामाजिक चिंतक एवं विश्लेषक थे। उन्होंने अत्याचार और शोषण को खत्म करने की वकालत की। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उसकी कमजोरियों का उजागर किया ताकि इस व्यवस्था का पतन हो सके। मार्क्स का यह कहना है कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। ये चरण है आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी मनुष्य के विकास का सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्द ही इसका स्थान समाजवाद ले लेगा। पूंजीवादी समाज में अलगाववाद की स्थिति और शक्ति का हस्तांतरण कई स्तरों पर काम करता है हुआ दिखाई देता है। पहला, आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफी अलग थलग पाता है। दूसरा, व्यक्ति में अलगाववाद की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पूंजीवाद ने सामाजिक व्यवस्था के चले जा रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया है और यहाँ सभी आपसी संबंध ज्यादातर बाजार से परिचालित और व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित है, क्योंकि मजदूर का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूरों का कार्य प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। पहले प्रशिक्षित दस्तकार का अपने श्रम पर पूरा नियंत्रण होता था। आज कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या का निर्धारक प्रबंधक करते हैं। अतः इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए संघर्ष करता है। जहां वह आजाद तो है परंतु अलग थलग है और अपने जीवन पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में कम हो गया है। हालांकि यह व्यवस्था शोषण और अत्याचार पर आधारित थी, किंतु फिर भी मार्क्स का यह मानना है कि पूंजीवादी भारत इतिहास में एक आवश्यक और प्रगतिशील चरण रहा है, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया है जो भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने और शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग के द्वारा लाया जाएगा, जो अपने शोषण के शिकार हैं, जो एक साथ मिलकर के क्रांतिकारी परिवर्तन के द्वारा एक जड़ से समाप्त कर स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाजवाद की स्थापना करेंगे। का गहन अध्ययन किया है। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि यह उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। यह उत्पादन की विस्तृत प्रणाली है जिसका संबंध ऐतिहासिक काल से होता है। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सब उत्पादन की व्यवस्था है। सामान्य स्तर पर उत्पादन की व्यवस्था एक काल विशेष में जीवन की विशेषता को दिखाती है। विशिष्ट स्तर पर हम उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं, जैसे कि एक इमारत में एक आधार या नींव होती है जिस पर इमारत खड़ी होती है, और फिर एक ढांचा जो एक नींव पर खड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार यहाँ पर नींव और अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है। इसमें उत्पादक शक्तियां और उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। यहाँ उत्पादक शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी साधनों से है, जैसे कि भूमि, मजदूर, तकनीकी ऊर्जा के विभिन्न साधन, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम आदि। उत्पादन संबंध के अंतर्गत ये सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूरी संबंध के संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। उत्पादन संबंध संपत्ति संबंधी भी होते हैं, क्योंकि ये स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः प्रकृति, जंगल, भूमि, जानवर इत्यादि आते हैं। इसमें तकनीक के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पत्थर के सरल औजार और शिकार के हथियार। उत्पादन संबंधी सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे। इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। शिकार और संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप में थे। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन से उनके संबंधों पर आधारित है। इसी धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एक दूसरे पर आश्रित है। अतः धर्म, कला, कानून, साहित्य और विभिन्न प्रकार के विश्वास और सोच जैसी संस्थाएं इसी अधिसंरचना का भाग है, जिनका निर्माण इस नींव पर किया गया है। कि मार्क्स का यह मानना था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास से उसी अर्थव्यवस्था से जन्म लिया है जिसका वे हिस्सा है। व्यक्ति अपनी जीवनचर्या कैसे कमाता है, इससे निर्धारित होता है कि उसकी सोच कैसी है।
भौतिक जीवन सोच का आकार देते हैं, परंतु सोच भौतिक जीवन का आकार नहीं देती है। यह तर्क मार्क्स की समकालीन धारणा से बिल्कुल अलग था। उस समय तक यह प्रचलित था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा सोचने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि विचार ही दुनिया का आकार देते हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचना और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया है, क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में ये प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की नींव होते हैं। अगर हम यह समझ सकें कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था कार्य करती है और किस प्रकार यह पहले भी बदलती रही है, तो हम यह सीख जाएंगे कि भविष्य में समाज में कैसे परिवर्तन आएंगे। परंतु इस प्रकार का परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? मार्क्स का उत्तर है वर्गीय संघर्ष द्वारा। वर्गीय संघर्ष क्या होता है? मार्क्स के लिए व्यक्ति को सामाजिक समुदायों में यानी सामाजिक समूह में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता और समान पहचान के बजाय उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में था। उन्होंने तर्क दिया है कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं, वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में उनकी स्थिति के अनुसार और संपत्ति के संबंधों में उनके एक जैसे हित और उद्देश्य होते हैं, चाहे उन्हें उनकी पहचान इस समय न हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है, जो उत्पादन के सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन और पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाले संघर्षों के फलस्वरूप होता है। जैसा उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीकों और उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है, जिनका परिणाम संघर्ष होता है। उदाहरण के लिए उत्पादन के पूंजीवादी साधन सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं, जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है, जिसका निर्माण सामंतवादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ है। सर्फ और छोटे छोटे कृषकों को भूमि और आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोतों में बेदखल कर दिया है। तत्पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए वे शहरों में जाकर बसने लगे हैं और कानून और पुलिस के दबाव के फलस्वरूप उन्हें नए बने कारखानों में काम करना पड़ा है। अतः यह वृद्ध नवीन सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ है, जो संपत्ति विहीन था और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए मजबूरी में काम करना पड़ा है। यह उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप में काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया है। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था, इसमें मार्क्स और एंगल्स ने अपने विचार स्पष्ट और संक्षेप में रखे हैं। उनकी प्रारंभिक पंक्तियां घोषणा करती हैं कि प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्गीय संघर्ष का इतिहास है। मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए उन्होंने यह बताया कि वर्गीय संघर्ष की प्रकृति विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न थी। आदिम से आधुनिक रूप में समाज का विकास कई भिन्न चरणों में हुआ है और प्रत्येक काल में शोषक और शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। मार्क्स और एंगल्स ने लिखा है कि आजाद तथा दास, कुलीन और सामाजन्य, जमींदार और सर्फ, श्रेणी प्रमुख और कारीगर, एक शब्द में शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध कर लगातार करते रहते हैं, निरंतर, कभी दबे रूप में तो कभी खुले रूप में युद्ध। प्रत्येक स्तर का पर मुख्य विरोधी वर्ग उत्पादन प्रक्रियाओं के अंतर विरोधों से पहचाने जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजी, फैक्ट्री, मशीन और भूमि इत्यादि बुजुर्गा वर्ग का अधिकार होता है और दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों पर यह अधिकार समाप्त हो जाता है। अतः पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के सिवाय उसके श्रम को बेचने के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता है, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा भी नहीं है। अगर दो वर्ग सिद्धांततः एक दूसरे के विरोधी भी हों, तो वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते हैं। संघर्ष होने के कारण यह आवश्यक है कि वे अपने वर्ग हित और पहचान के प्रति जागरूक हों, साथ ही अपने विरोधियों की हितों और पहचान के लिए प्रति सजग रहें। इस प्रकार की वर्ग चेतना को विकसित होने के उपरांत सामाजिक यानी राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं और इस प्रकार के संघर्षों से प्रभावशाली और शासक वर्ग को उनके द्वारा उखाड़ फेंक दिया जाता है, जो पहले से शासित एवं अधीनस्थ वर्ग होता है। इसे ही क्रांति कहते हैं और मार्क्सवाद सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं से विरोधों को जन्म होता है, जो आगे चलकर बड़े संघर्ष वर्ग संघर्ष का जन्म देते हैं। परंतु आर्थिक प्रक्रिया स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं भी समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती हैं। विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक काल में शासक वर्गों के द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया गया है और यह प्रभुत्वशाली विचारधारा और दुनिया को देखने का नजरिया शासक वर्ग के प्रभाव और विद्यमान सामाजिक क्रम को न्यायसंगत ठहराता है। उदाहरण के तौर पर प्रभावी विचारधारा गरीब व्यक्तियों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण अमीरों के द्वारा होता है, बल्कि उनके भाग्य के कारण अथवा पिछले जन्म में उनके बुरे कर्मों के द्वारा आदि। एमियल दुर्खाइम की बात करें। एमियल दुर्खाइम 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में जन्म हुआ था, जर्मनी सीमा पर स्थित फ्रांस के लॉरेन प्रांत में था।
वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे। उनके पिता, दादा, परदादा सब यहूदी परिवार से थे। इन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1876 में पेरिस के एंगोल नार्कोल सुपेरिया में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल हुए। 1887 में बोर्डिया विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के लेक्चर नियुक्त किए हुए थे। 1893 में डायरेक्टर शोध प्रपत्र डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित हुई। 1895 में रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित हुई। 1897 में फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्मन एनी सोशलिटी का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सुसाइड प्रकाशित किया। 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े और 1913 में शिक्षा और समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। और 1912 में द एलिमेंट्री फोर्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक प्रकाशित हुई। और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आंद्रे की मृत्यु के सदमे के कारण 59 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। हालांकि प्रभुत्वशाली विचारधारा हमेशा सफल नहीं रही होती है। उन्हें विरोधी विचारधाराओं अथवा वैकल्पिक वैश्विक दृष्टियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में सजगता सतत रूप से नहीं पाई जाती है। अतः एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कोई वर्ग किस प्रकार कार्य करेगा इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं ज्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती हैं। हालांकि यह राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करता है। अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणत हो जाता है। एमिल दुर्खाइम को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि वे सन 1913 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मे दुर्खाइम को रैबिनिकल विद्यालय यानी कि धार्मिक यहूदी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजा गया था। और 1876 में जब उन्होंने एकोल नॉर्मल सुपेरियर में प्रवेश लिया, तब अपने धार्मिक अभिन्यास में संबंध विच्छेद कर उनके अपने नास्तिक घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी उनके नैतिक पोषण का उनके समाजशास्त्रीय चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। किसी भी समाज की मुख्य विशेषता उसकी नैतिक संहिताएं होती हैं जो व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती हैं। एक धार्मिक परिवार से आने के कारण धर्म संबंधी धर्मनिरपेक्ष चिंतन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसको वे विकसित करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा की पूर्ति वे अपनी आखिरी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में कर पाए हैं। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। वे बंधन जो मनुष्य को समूह के रूप में आपस में बांधते थे, समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। ये बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं ताकि यह समूह के मापदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप हो। ये व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करते हैं और विविधताएं एक छोटे दायरे में सिमट जाती हैं। सामाजिक क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय यह था कि सामाजिक व्यवहार का पूर्वानुमान संभव था, क्योंकि व्यवहार प्रतिमानों के साथ होता था और इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमानों को देख करके मानदंडों, संहिताओं और सामाजिक एकता का पहचाना जा सकता है जो उन्हें नियंत्रित करते थे। अतः दूसरी प्रकार की अमूर्त चीजों को अस्तित्व जैसे विचारों, मापदंडों, मूल्यों इत्यादि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमानों के अध्ययन से अनुभाविक रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं, क्योंकि वे समाज में एक दूसरे से संबंधित हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता है जो व्यक्ति पर सामूहिक संभावनाओं के तहत जबरदस्ती थोपे जाते हैं। यह जीवन के नैतिक क्रियाकलापों में देखे जा सकते हैं। समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खाइम विकसित करना चाहते थे वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित है। उन्होंने लिखा है कि नैतिक तथ्य उन तथ्यों की तरह घटित होते हैं जो क्रिया के नियमों से बने हैं, जो विशेष गुणों के द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन में वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यक्त की जाती हैं। अतः एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। अतः दुर्खाइम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थिति की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसमें समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया है और उनके यह वृत्त उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने में बहुत निकट थे। दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि की बात करें, दुर्खाइम की दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन और दूसरे विज्ञानों की तुलना में भिन्न था। समाजशास्त्री अपने आप से आनंद रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर या जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर माना है, जहां सामाजिक प्रघटनाओं का उद्भव हो सकता है।
ये प्रघटनाएं उदाहरण के लिए सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म और परिवार अथवा सामाजिक मूल्यों जैसे कि दोस्ती और देशभक्ति इत्यादि हैं, जो कि एक जटिल संवर्ग में यानी कि समग्र में संभव है, जो कि अपने दूसरे अंगों में बड़ा विभिन्न आकारों में है। हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों के द्वारा होता है और एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल अथवा क्रिकेट टीम में मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग और अधिक होती है। सामाजिक पहचान जैसे कि टीम, राजनीतिक पार्टियां, स्ट्रीट गिरोह, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं अपितु अन्य वास्तविकताओं के स्तर से संबंधित होते हैं और यही वह उद्गम स्तर है जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। दुर्खाइम के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि अन्य प्राकृतिक विद्वानों की तरह इसे भी आधुनिक विषय होना चाहिए, और यह वास्तव में एक कठिन दावा था क्योंकि सामाजिक प्रघटनाएं अपनी प्रकृति में अमूर्त होती हैं और यह सामाजिक परिघटना के रूप में जैन समुदाय अथवा बंगाली अथवा यहाँ पर मलयाली या मराठी बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली और मिस्र राष्ट्रों के समुदायों को देखकर नहीं करते हैं। कम से कम हम उन्हें इसी तरह सीधे रूप में नहीं देख सकते हैं जिस प्रकार से हम एक पेड़ या लड़का या बादल को देख सकते हैं। यही सामाजिक प्रघटना छोटी हो तो भी जैसे कि एक परिवार अथवा नाटकबंद समूह तौर पर उन व्यक्तियों को देखते हैं जो सामूहिकता का निर्माण करते हैं और हम सामूहिकता को नहीं देख सकते हैं। दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस तथ्य को दर्शाती हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे कि सामाजिक तत्वों का विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन अनुभविक यानी इंद्रियानुभवी सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं होता है, सामाजिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के प्रति मानव अवलोकित किया जा सकता है। नवीन अनुभविक संबंधों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उदाहरण आत्महत्या पर उनके द्वारा किया गया अध्ययन है। हालांकि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट रूप से व्यक्ति और उनकी परिस्थिति से संबंधित होता है, परंतु यह भी एक सामाजिक तथ्य है कि आत्महत्या की औसत दर समुदायों में हजारों की संख्या में होती है। अतः सामाजिक तथ्य का अवलोकन सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहार के कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है। अतः सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं और ये व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं, परंतु उनके आचरण को बाधित करते हुए कानून, शिक्षा और धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिमान होते हैं और उनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। वे व्यक्तियां विशिष्ट के लिए न होकर सामाजिक प्रकृति के लिए होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं, संवेदनाएं अथवा सामूहिक मान्यताएं उसके कुछ उदाहरण हैं। समाज में श्रम विभाजन की बात करें। अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खाइम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के विकास की प्रक्रियाओं के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया है जो उस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया है कि यहाँ आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वही आधुनिक समाज का आधार साम्यवी एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है, और यहाँ पर विशिष्ट रूप से विशिष्ट स्वावलंबी समूह है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलाप और प्रकारों में लिप्त हो रहता है। चूंकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी संबंध समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अतः एक प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते हैं और समाज के किसी मापदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं में विचलन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति और समाज आपस में जुड़े हुए थे और उनकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता है। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता साम्यवी एकता है और यह सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है। यह वृद्ध जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है जहां अधिकतर सामाजिक संबंध अव्यक्तिगत होते हैं और इस प्रकार के समाज का आधार संस्थाएं होती हैं और उनका प्रत्येक घटक अथवा इकाई अपने आप में स्वावलंबी न होकर अपने उत्तरजीवी को दूसरी इकाई और समूह पर आश्रित होते हैं। पारस्परिक निर्भरता साम्यवी एकता का सार है। यहाँ व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है, वे एक दूसरे से भिन्न आवश्यकताओं की आज्ञा भी नहीं देते हैं बल्कि उनके साम्यवी संबंधों और बहुविकल्पी भूमिकाओं को मान्यता भी प्रदान करते हैं। आधुनिक समाज के कानूनी दमनकारी न होकर के क्षतिपूरक प्रकृति के होते हैं। उनका यह अर्थ हुआ
कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी कृत्यों में सुधार लाना और उसे ठीक करना, और ठीक इसके विपरीत आदिम समाज में कानून के द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती है, और जो एक प्रकार से उनके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता है। और आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्तता, शासन की कुछ छूट दी है, जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता से लिप्त था। आधुनिक समाज में एक प्रमुख विशेषता यह थी कि समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर के समूह और संगठन बना लेते हैं, क्योंकि ये समूह एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। अतः एक दूसरे से भिन्न रहते हुए उनके सदस्यों के संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते हैं। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों को भिन्न भिन्न पहचान होती है, और यह व्यक्तियों को समाज की छत्र छाया से बाहर निकालकर उनके प्रकारों और भूमिकाओं का निर्वाह करने में अपने अलग पहचान बनाने में मदद करती है। चूंकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे कि रोजी रोटी, मकान, कपड़ा, शिक्षा की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसके लिए उसको दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ सकती है। इसी प्रकार समाज में अव्यक्तिगत नियम और विधानों की आवश्यकता सामाजिक संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों का निर्वाह अधिक जनसंख्या में संभव नहीं होता है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खाइम के चिंतन के महत्व को दर्शाता है। एक सर्वथा भिन्न विषय को लेकर उन्हें उसे नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश, जो इस प्रकार अनुभाविक विधि संगत हो, जिस प्रकार वे सामाजिक तथ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर परिचर्चा करते हैं, जिसकी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति सामाजिक एकता में होती है। उनके उद्देश्य और सामाजिक संबंधों में धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण जो विभिन्न समाजों में विद्यमान होते हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली है। अब मैक्स वेबर की बात करें हम। मैक्स वेबर का जन्म जो हुआ था 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी के एक परेशियन परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मजिस्ट्रेट और राजनीतिज्ञ थे, जो एक राजशाही विस्मार के अनुयायी थे। उनकी माता हेडेलबर्ग के विशिष्ट उदार परिवार से संबंधित थी। 1882 में कानून की शिक्षा के लिए हेडेलबर्ग गए थे। 1884 में गोटिजेन और बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1889 में डॉक्टरेट शोध प्रपत्र में द कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जमा किया गया था। 1891 में हैबिलिटेशन शोध पत्र रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जमा किया गया। 1893 में मैरियन सेंट पिकर से विवाह हुआ। 1874 से 96 में प्रोफेसर के रूप में पहले फ्रेमबर्ग और बाद में हेडेलबर्ग में नियुक्त हुए थे। 1897 में तंत्रिका तंत्र भंग होने के कारण गंभीर रूप से बीमार, कार्य करने में समर्थ रोम चले गए। 1901 में शिक्षण के क्षेत्र में पुनः लेखन। 1903 में अर्काइम फॉर सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर के सह संस्थापक बने। 1904 में अमेरिका भ्रमण द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का प्रकाशन। 1918 में वियना में विशेष रूप से स्थापित समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभाला। 1919 में म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और 1920 में निर्धन। इनकी मृत्यु के पश्चात ही इनके अधिकतर लेखन कार्यों का प्रकाशन और अनुवाद हुआ। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम वेबर मैक्स वेबर एसेंस एक सोशियोलॉजी यानी मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज द रीजनल ऑफ इंडिया और इकोनॉमी एंड सोसाइटी का गठन किया गया। मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। सामाजिक एवं मानसिक तौर पर काफी लंबे समय तक बीमार रहने पर भी अपने पीछे समाजशास्त्रीय लेखन का एक अपूर्व भंडार छोड़ गए। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, परंतु मुख्यतः सामाजिक क्रिया, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र और शक्ति और वर्चस्व के विकास पर कार्य किया। वेबर के चिंतन का दूसरा विषय आधुनिक समाज में युक्ति संगत प्रक्रिया, विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध इस प्रक्रिया से है। मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात करें। वेबर ने यह तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। अतः ये विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान से बहुत अलग थे, जिनका उद्देश्य प्रकृति के नियमों की खोज था जो इस भौतिक विश्व की संचालित करते हैं। चूंकि सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सारोकार था और मानवीय क्रियाएं मुख्यतः विशेषगत अर्थों से संबंधित होती हैं, अतः सामाजिक विज्ञान की पद्धतियां प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति से भिन्न होती हैं। वेबर के लिए सामाजिक क्रिया में वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिसमें कर्ता किसी अर्थ को संबंध करता है। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थों को ढूंढना था जो कर्ता के द्वारा समझे जाते हैं। इस कार्य को पूर्णता देने के लिए समाजशास्त्री को स्वयं
उस कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर यह कल्पना करनी होती है कि उसका अर्थ क्या है और क्या हो सकता है। अतः समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से समानुभूति अर्थात ऐसी समझ जो अनुभूति यानी सहानुभूति पर आधारित न हो, बल्कि अनुभूति के साथ यानी सहानुभूति हो। सहानुभूति को समाजशास्त्री इस अभ्यास पर निकालते हैं कि वह उन्हें सामाजिक कर्ताओं के विषयगत अर्थों को समझने और उनके अभिप्रेरकों को समझने में मदद करता है। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष और जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठ की बात की, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। सामाजिक विश्व की खोज मनुष्य के अर्थों, मूल्यों और समझ और पूर्वाग्रह आदर्श इत्यादि पर आधारित है। इस दुनिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को एक विशेषता अर्थों को समझने के लिए तथा उनका संपूर्ण वर्णन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव सहानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर उनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे हैं उन्हें रखना पड़ेगा, लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना होगा। हालांकि यह विषयगत मामला था, अतः सहानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं के निजी मान्यता और प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए पूर्ण रूपों विषयगत अर्थों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभिलेखित करें। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्री दूसरों की विषयगत भावनाओं का वर्णन करें, न कि परखें। बेवर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को मूलतः तटस्थता कहा है। समाजशास्त्र एक विषयगत मूल्यों का ब्यौरा तटस्थ होकर के उन मूल्यों के प्रति बिना अपनी भावनाओं को बहे करते हैं। बेवर ने यह बताया कि यह बेहद कठिन था, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के सदस्य होते हैं और उनकी अपनी मान्यता पूर्वाग्रह होते हैं। हालांकि उन्हें स्वयं अनुशासन के लिए अधिक प्रयास करना पड़ा। लोहे संकल्प का अभ्यास, जैसा कि उन्होंने कहा है कि ताकि दूसरों के मूल्यों और विश्व दृष्टिता कोण का वर्णन करते हुए वे तटस्थ। सहानुभूति समझ के अतिरिक्त बेवर ने समाजशास्त्र के लिए एक अन्य पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की बात की। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का तार्किक एक रूपीय मॉडल है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। विश्लेषण में मदद के लिए बनाए गए अवधारणात्मक प्रारूप होने के कारण उनका निर्माण वास्तविकता में हूबहू दर्शाने के लिए नहीं हुआ था। आदर्श प्रारूप प्रघटना प्रारूपों का ही विश्लेषण के रूप में महत्वपूर्ण होती है, उसे बढ़ा चढ़ा करके दूसरों को नजरअंदाज और कमतर दिखाते हैं। व्यापक रूप से आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के स्वरूप होना चाहिए, परंतु इसका मुख्य कार्य अध्ययनरत सामाजिक प्रघटना के मुख्य प्रारूपों को जोड़ने और उनके विश्लेषण में सहायता करना है। आदर्श प्रारूप विश्लेषण और समझने में कितने सहायक हैं इस तथ्य पर उन्हें जांचा जाता है, न कि उन्हें वे कितने यथार्थवाद अथवा विस्तार पूर्वक उनकी विवेचना करते हैं। विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए उसका विश्लेषण करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया और इसी के संदर्भ में वेबर ने सुझाव दिया कि यूरोप में पूंजीवादी के आगमन और विकास के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट इकाई ईसाई वर्गों के मूल्यों ने बहुत ही गहरे रूप में प्रभावित किया था। वेबर ने पुनः आदर्श प्रारूपों का प्रयोग तीन प्रकार की सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया। वे पारंपरिक, करिश्माई और तर्कसंगत यानी वैधानिक। जहाँ पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा तथा प्रचलन में हुआ था, वही करिश्माई सत्ता का उद्भव दैविक स्रोतों अर्थात ईश्वर की देन में ढूंढा गया। और सत्ता जो तर्कसंगत वैधानिक पर आधारित है, उनका आधार कानून था। तर्कसंगत वैधानिक सत्ता जिसका प्रचलन आधुनिक युग में देखा जाता है। नौकरशाही इसका प्रतीक है। नौकरशाही क्या होता है? नौकरशाही संगठन का वह साधन है जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित है। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों को शक्तियों को उनके जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है, उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती है। नौकरशाही सत्ता की विशेषताएं क्या है? अधिकारियों के प्रकार्य यानी कार्य, पदों का सोपानी क्रम, लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता, कार्यालयों का प्रबंधन, कार्यालय आचरण। अधिकारियों का प्रकार्य, नौकरशाहियों के अंतर्गत कार्यालय क्षेत्राधिकार होते हैं जिनका संचालन नियम, कानून और प्रशासनिक विधानों के द्वारा होता है। नौकरशाही संस्थाओं के नियमित क्रियाकलापों का बंटवारा नियत रूप से सामाजिक कर्तव्यों के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आदेश स्थायी रूप से दिए जाते हैं, परंतु उनकी जिम्मेदारियों को परिसीमित कर उनका जिम्मा योग्य अधिकारियों को दिया जाता है, क्योंकि कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाता है। अतः केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिनके पास उनसे संबंधित योग्यताएं होती हैं। नौकरशाही में सरकारी पद पदाधिकार से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वे अपने कार्यालय के पश्चात ही बने रहते हैं। सोपानिक क्रम की बात करें, अधिकारी और कार्यालय श्रेणी क्रम सोपान पर आधारित होते हैं। यहाँ उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है। निम्न अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्टता की स्थिति में उच्च अधिकारियों से अपील की गुंजाइश रहती है। लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता, नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है। फाइलों का रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। कार्यालय और गुरुओं का निर्णायक तंत्र मिलजुल कर निर्णय लेने लगा है।
और सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र का भाग होता है जो अधिकारियों के निजी जीवन से अलग होता है। कार्यालय प्रबंधन की बात करें, चूंकि कार्यालय प्रबंधन विशिष्ट और आधुनिक क्रिया है, अतः यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कार्यालयीय आचरण में बात करें, कार्यालयीय क्रियाकलाप कर्मचारियों में संपूर्ण एकाग्रता की अपेक्षा करते हैं, बिना इसके कार्यालय में उनका समय परिसीमित ही क्यों न हो। अतः कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण नियमों और कानूनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये उनके सार्वजनिक आचरण को निजी व्यवहार से अलग करते हैं। चूंकि ये नियम तथा विधान कानूनी रूप से पहचाने जाते हैं, अतः कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वेबर के द्वारा नौकरशाही का राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में चरित्रांकन नहीं किया गया और इसके दिखाया कि किस प्रकार एक कर्ता अपने कौशल और प्रशिक्षण के लिए भी पहचान या पहचानी जाती है। उन्हें जिम्मेदारियों को लागू और पूर्ण करने के लिए आवश्यक शक्ति दी जाती है। कानून और परिसीमताओं ने उनके कार्य और सत्ता को अनियंत्रित शक्तियों में सीमित कर कर्मचारियों को उनके सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदार बनाया है, क्योंकि यह कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में पूरा किया जाता है था। अलगाववाद क्या होता है? पूंजीवादी समाज में ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति से अर्थात अजनबी बना दिया जाता है, अन्य मनुष्यों में उनके कार्य और उत्पाद में स्वयं को दोहरी महसूस करता है। ज्ञानोदय क्या होता है? 18वीं शताब्दी में यूरोप का ऐसा समय जब दार्शनिकों ने धार्मिक सिद्धांतों की सर्व मान्यताओं को एक सिरे से नकार दिया, सत्य के कारण को मुख्य माना और मनुष्य को उस कारण का एकमात्र निमित्त माना। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? सामाजिक वास्तविकता का एक पक्ष जो आचरण और मान्यताओं के सामाजिक प्रतिमानों से समझता है, जो व्यक्ति के द्वारा बनाया नहीं गया है, परंतु उनके व्यवहार पर दबाव डालता है और उन्हें प्रभावित करता है। उत्पादन के साधन की बात करें, भौतिक उत्पादन एक प्रणाली है जो एक लंबे समय तक चलती है। प्रत्येक उत्पादन का साधन अपने उत्पादन के तरीके, उदाहरण के लिए तकनीकी और उत्पादन संगठन के प्रकार, उत्पादन से उनके संबंधों से, उदाहरण दासत्व, सर्फ और वैतनिक मजदूर पहचाना जाता है। ऑफिस की बात करें, नौकरशाही के संदर्भ में सरकारी पद और औपचारिक शक्ति और नए व्यक्तिगत समूह है जहां शक्तियां और कर्तव्य परिलक्षित होते हैं। ऑफिस का अलग अस्तित्व होता है जो व्यक्तियों से संबंधित नहीं होता है। इसी शब्द के अन्य अर्थ में भिन्न जो वास्तविक नौकरशाही संस्था और उनका वास्तविक भौतिक स्थिति को अंकित करता है, उदाहरण के लिए पोस्ट ऑफिस, पंचायत ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस, मेरे पिता और माता का ऑफिस इत्यादि।